सुप्रभात। स्वागत है आप सबका। हमेशा की तरह आज के इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में निश्चित रूप से इस आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ, इस सुंदर लिखावट के साथ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, आनंद होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। और चूंकि आपकी परीक्षाएं समीप हैं, इसलिए आप अपने परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे होंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, मतलब कुछ अच्छा करो और उसके बाद उसको भूल जाना चाहिए। उसका जो परिणाम है, उसका जो सुफल है, वह ईश्वर आपको प्रदान करेंगे। और यह बात आगे हम कहें इससे पहले आप सबसे निवेदन और आदेश कि आप लोग अपने अपने वीडियो को कृपया ऑन रखें और जिस रूप में है आप उसी रूप में प्रकट रहें, ताकि हम लोगों को इस तरह की गलतफहमी हो कि आप सब कक्षाओं में ही बैठे हुए हैं। तो नेकी कर दरिया में डाल, अच्छाई करो और उसे भूल जाओ, भगवान उसका सुफल, उसका सुपरिणाम आपको प्रदान कर। कभी कभी मेरी सोच थोड़ी अलग हो जाती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा करो तो उसको प्रचारित भी कर लो, उसको दुनिया को बता भी दो कि आपने कुछ अच्छा किया है। उसका कारण यह है कि मेरी ये सोच है कि हो सकता है कि आपके उस अच्छाई से प्रभावित होकर, आपके उस अच्छे कर्म से प्रभावित होकर लोग कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित हो जाएं। ठीक है। हालांकि इसको दूसरे तरीके से लोग ये सोचते हैं कि अगर आप कोई अच्छाई करते हैं और उसको प्रचारित करते हैं तो मान लिया जाता है कि आप बहुत अहंकारी हैं या आप दिखावा पसंद हैं। तो फिर हम वही कहेंगे कि दुनिया क्या सोचती है आपके बारे में, इसके बारे में आप मत सोचिए। जिसका जो सोचने का काम है उसको करने दीजिए और हम लोग अपना काम करें, हम अच्छाई हमेशा करें। तो हमको लगा हिंदी थोड़ा अच्छा हमने लिख दिया है, तो अपनी इस उपलब्धि को आपके साथ बांट दिया। आपको ना अच्छा लगे तो आप उसको मत सीखिएगा। खैर, तो आज के इस कक्षा में हम लोग व्याकरण के अंतर्गत ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण शब्दों का प्रयोग करना, वाक्य रूपांतरण, जो कि आपके प्रश्न पत्र में व्याकरण खंड के अंतर्गत जो प्रश्न संख्या 4 होता है और अनिवार्य प्रश्न होता है, उसको आपको करना ही होता है और 8 अंकों के लिए निर्धारित होता है, उसको उसके बारे में हम लोग जानेंगे। प्रश्न पत्र के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं, फिर भी जो कुछ और स्पष्ट करना होगा उसको अगली कक्षा में स्पष्ट किया जाएगा। शनिवार आपकी कक्षा नहीं होगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रिपरेशन लीव मिलता है आपको एक दिन पहले परीक्षाओं के। तो संयोगवश इस बार परीक्षा से एक दिन पहले रविवार है, जो कि ऑफिशियल छुट्टी होती ही है, तो शनिवार को भी आपको अवकाश मिलेगा। हम लोगों से न मिलने का सौभाग्य कहिए, लाभ कहिए, हानि कहिए या परेशानी कहिए, जो भी कहिए वह आपके अपने दृष्टि में, आपके अपने विचार में है, लेकिन हमारी अपनी खुद की पीड़ा है कि आप सबसे शनिवार को इस कारण से भेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन खुशी इस बात की कि परीक्षाओं की तैयारी में आप व्यस्त रहेंगे। तो हमने पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देते हैं। प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, खंड क, खंड ख। खंड क के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, जिसमें 4 प्रश्न दिए जाते हैं। प्रश्न 1 प्रस्ताव लेखन से संबंधित होता है, जो 15 अंकों के लिए निर्धारित है। प्रश्न संख्या 2 पत्र लेखन से संबंधित होता है, जिसमें औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से कोई भी प्रश्न पत्र आपसे पूछे जा सकते हैं। 7 अंकों के लिए निर्धारित होता है पत्र। तीसरा प्रश्न होता है अपठित गद्यांश से संबंधित, जिसमें एक बड़ा गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश के आधार पर आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न खंड 2-2 अंक के लिए होता है, यानी अपठित गद्यांश कुल 10 अंक के लिए निर्धारित होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न होता है व्याकरण खंड से, जो व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत आता है। इसमें बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं व्याकरण से संबंधित, जैसे आपसे पर्यायवाची पूछा जाता है, आपसे विलोम पूछा जाता है, भाववाचक संज्ञा बनाने को पूछा जा सकता है,
विशेषण शब्द बनाने को कहा जा सकता है। ठीक है, मुहावरे का वाक्य प्रयोग, मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपसे पूछा जाता है। इसके बाद वाक्य रूपांतरण, वाक्य संश्लेषण और वाक्य परिवर्तन जैसे वाक्य से संबंधित प्रश्न होते हैं। ठीक है, लिंग परिवर्तन से संबंधित होता है, वाक्य शुद्धिकरण होता है। तो ये कुल 8 प्रश्न होते हैं, 6 खंड होते हैं और इस 6वें वाले में 3 खंड होते हैं। तो ये कुल मिला के 8 अंकों के लिए निर्धारित होता है। तो उसी में इसी व्याकरण खंड के अंतर्गत हम लोग आज सबसे महत्वपूर्ण जो है भाववाचक संज्ञा बनाना और विशेषण शब्द बनाना, इसके बारे में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा के विषय में आपने पहले की कक्षाओं में भी पढ़ा है, कक्षा 5, 6, 7, 8 में पढ़ा ही होगा और आशा है कि आप सबको याद भी होगा, ध्यान भी होगा कि हम लोग भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं या भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, आप चाहे तो पृष्ठ संख्या 220 पर आपके व्याकरण की पुस्तक में उल्लिखित है, इसको आप खोल भी सकते हैं, वहां आप देख भी सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं क्या होती हैं? भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं। मूल शब्द न होने का मतलब क्या होता है, यानी वह किसी न किसी शब्द से बनी होती है। ठीक है, जैसे कोई शब्द एक देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यही शब्द है लंबा। ठीक है, ये शब्द है लंबा। अब ये जो लंबा शब्द है यह मूल शब्द है। मूल शब्द इसलिए है क्योंकि यह किसी दो अलग अलग शब्दों को, वर्णों को मिलाकर नहीं बना है। इसमें से आप कुछ भी निकालेंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा। अगर आ की मात्रा ब हटा दें तो केवल लम रखें तो भी बेकार, उसका कोई अर्थ नहीं। केवल बा रखें उसका भी कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, अगर आ की मात्रा निकाल दें तो लंब होता है, लेकिन वो गणितीय शब्दों के, गणितीय शब्द के रूप में प्रयोग होता है, तो सार्थक शब्द यह भी नहीं है हिंदी के लिए। ठीक, तो यह जो है, यह इन सबसे मिलकर बना जो शब्द है, यह लंबा शब्द मूल शब्द है। ठीक है, इसमें किसी और शब्द अक्षर को नहीं जोड़ा गया। लेकिन जब आप इसी लंबा शब्द में आप बड़ी ई जोड़ देते हैं तो यह शब्द क्या बन जाता है, लंबाई। तो लंबाई जो शब्द है वह मूल शब्द नहीं है। पहले तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया, क्यों बन गया वो भी बताते हैं, लेकिन उसके पहले ये जानिए कि यह जो लंबाई शब्द बन गया यह मूल शब्द नहीं है। क्योंकि इस लंबाई शब्द में से जब आप इस ई को हटा देंगे तो शब्द बनेगा लंबा। और लंबा शब्द क्या है, सार्थक शब्द है, एक अर्थ होता है इसका। यह अपने आप में एक कंप्लीट यानी पूर्ण शब्द है। ठीक है ना, लंबा शब्द होता है ना हिंदी में, उसका अर्थ होता ही है। तो यह अपने आप में एक पूर्ण शब्द है यानी मूल शब्द है। अब इसमें जब आप बड़ी ई लगा देते हैं या फिर इसमें अगर आप केवल ऐसे ही लंबी, इस पे बड़ी की मात्रा ही लगा देते हैं ऊपर से, तो यह जो होता है यह मूल शब्द तब नहीं रह जाता है। क्योंकि मूल शब्द तब क्या हो जाएगा, उस बड़ी की मात्रा के बिना हो जाएगा। ठीक है, तो मूल शब्द का मतलब होता है कि जो शब्द किसी दूसरे अक्षर से या शब्द से मिलकर न बने, जिनका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। ठीक है, जिनका अपना एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एक अस्तित्व होता है। अब जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जब हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाते हैं और चूंकि वो मूल शब्द नहीं होते हैं तो हम कैसे बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम सामान्यतः प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। प्रत्यय शब्दों का प्रत्यय आप जानते हैं कि शब्दों के, किसी भी शब्द के अंत में जो हम शब्दांश लगाते हैं उससे प्रत्यय बनता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। किसी भी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश जो उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं, है ना। जैसे लंबा है, लंबा में जब बड़ी जोड़ोगे तो लंबाई हो जाता है। तो लंबाई का प्रयोग हम किसी के ऊंचाई को नापने के लिए करते हैं। ठीक है, और लंबा शब्द
लंबा शब्द का हम प्रयोग विशेषण के रूप में करते हैं। कहते हैं ना कि वह बहुत लंबा है, पार्थ तिवारी बहुत लंबा है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम कह रहे हैं, अभी इनको भी कंप्लान की जरूरत है, थोड़ा बहुत जरूरत तो खैर हमको भी रह गई, लेकिन अब नहीं मिला तो ठीक है, जो है उसी में संतोष है। ठीक है, खैर, तो जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने से बनाई जाती है। अब प्रत्यय में नॉर्मली हम लोग कौन कौन से प्रत्यय प्रयोग करते हैं, जैसे आपकी पुस्तक में ही दिया गया है, ई, त्व, ता, पन, पा, आवट, आहट, त्य आदि, इस तरह के प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किसी को याद है, कोई बताएगा भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? आप में से कोई बताना चाहेगा कि भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? बताइए, राजनंदिनी। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिससे हम अपने गुण, दोष आदि भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, आशा है लगभग सब यही बताएंगे, कोई इससे अलग बताएगा? हाँ, लगभग सब यही बताएंगे। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से हम किसी के गुण के बारे में, दोष के बारे में, उसके भाव या दशा या अवस्था के बारे में पता लगाते हैं, यानी जिन शब्दों से किसी के गुण, दोष, भाव, दशा या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लंबाई, उसकी लंबाई बहुत अधिक है तो यह लंबाई शब्द भी क्या है? गुण हो गया एक। ठीक, और इसी तरह से अगर हम कहें कि जैसे मान लो कि वह बचपन में जी रहा है, ठीक है, तो बचपन जो शब्द है यह भी क्या है? एक अवस्था होती है, एक उम्र होती है ना, एक अवस्था होती है ना व्यक्ति की, या वह निर्धनता में जी रहा है, तो निर्धन माने क्या होता है? निर्धन माने गरीब। अब उस गरीब शब्द से वो गरीब शब्द, निर्धन शब्द क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। अब उसमें जब आप ता प्रत्यय जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है निर्धनता। तो वो निर्धनता क्या होती है? किसी भी व्यक्ति की एक दशा होती है, जब वह गरीब हो जाता है तो उसके पास निर्धनता आ जाती है। जब वह निर्धन होता है तो उस स्थिति को, उस दशा को हम निर्धनता कहते हैं। तो यह भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यानी जिन शब्दों से हम किसी के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध करते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें उदाहरण दिए गए हैं, और ये भी हमने आपको बताया कि भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्द नहीं होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं कैसे? संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़कर। सामान्यतः कौन कौन से प्रत्यय जोड़कर? त्वा प्रत्यय जोड़कर, पन प्रत्यय जोड़कर, ता प्रत्यय जोड़कर, पा प्रत्यय जोड़कर, आवट, आहट या ई प्रत्यय जोड़कर, त्य प्रत्यय जोड़कर। ठीक है, ऐसे प्रत्ययों को जोड़कर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। कोई एक उदाहरण आप चाहें तो इसमें देखें, जैसे चिकित्सक है। चिकित्सक क्या होता है? एक व्यक्ति होता है ना, तो इसका मतलब क्या है? ये संज्ञा है। ठीक, और चिकित्सा क्या होती है? इलाज करना। इलाज को हम चिकित्सा कहते हैं। तो जब किसी व्यक्ति की चिकित्सा हो रही होती है तो इसका मतलब वह क्या होता है? यह वह व्यक्ति उस दौर से गुजर रहा, उस दशा से, उस अवस्था से गुजर रहा। तो चिकित्सा होना एक अवस्था होती है, एक दशा होती है। ठीक है, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। मानव संज्ञा है, लेकिन जब वह ता प्रत्यय जुड़कर मानवता शब्द बनता है तो वह क्या हो जाता है? एक गुण हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से संज्ञा से बने हुए भाववाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं आपके पुस्तक में। इसी तरह से सर्वनाम शब्दों से भी दिया गया है, जैसे मान लो पराया है,
पराया माने कोई दूसरा, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, लड़कियां पराई धन होती हैं, पराया धन होती हैं, ठीक। तो अब ये जो पराया शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है? लड़कियों के लिए, ठीक। तो अब यह जो किसी लड़की मतलब संज्ञा, अब उस संज्ञा के लिए जब कोई और शब्द आप प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो जाता है? सर्वनाम। तो इसका मतलब पराया जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्द हो जाएगा। उसी पराया सर्वनाम शब्द में जब आप पन शब्द जोड़ देते हैं, शब्दांश जोड़ देते हैं या प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है परायापन। तो वह क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाता है, क्योंकि वह एक अवस्था हो जाती है, परायापन होना या परायपन होना, ठीक है। बहुत सी लड़कियों के अंदर क्रांतिकारी स्वर हो सकता है उठ गया होगा मन में कि कैसे लड़कियों को पराया धन बोल दिए। हम लोग भी अपने माता पिता की संतान हैं, पराया धन नहीं है। हम लोग भी उतने ही माता पिता के नजदीक हैं जितने बालक होते हैं, लड़के होते हैं या हम लोग होते हैं, ठीक है। तो ये हम अपने तरफ से नहीं बोले हैं, और ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की बहुत प्रसिद्ध रचना है, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम में जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, जिनकी संतान हुई भरत नाम से, और उसी भरत के नाम पर आज आपके देश का नाम भारत है। उसमें एक कथा वर्णित है कि दुष्यंत एक बार जाते हैं जंगल में शिकार करने, तो वहां शकुंतला को देखते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं, और फिर वहां उस वन में ही उनसे विवाह करने की का वायदा कर लेते हैं, निश्चय करते हैं। अब उसके बाद वह बहुत दिन बीत जाता है, उसी जंगल में रह जाते हैं। कण्व ऋषि की एक तरह से दुहिता यानी पाली गई संतान थी, तो वन में ही कई दिन रह जाते हैं। फिर याद आता है कि अरे भाई हमको राजकाज भी चलाना है, तो राज्य में चले। तो राज्य को जब अपने जाते हैं तो शकुंतला को एक अंगूठी देकर जाते हैं कि यह अंगूठी यह हमारे स्मृति की निशानी है, या तुमको याद रखेगा। और चले जाते हैं। जाने के बाद राजकाज में बेचारे अपने व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं शकुंतला वाले वृत्तांत को। इधर शकुंतला एकदम दुखी रहती है। तो बाद में कहानी अपना बढ़ता है कि एक बार क्या होता है कि शकुंतला ऐसे ही एकदम निराश थी, हताश थी, तो नाव पर बैठकर और नदी में तो कहीं ऐसे ही नौकायन कर रही थी, तो पानी के अंदर वह अपना हाथ ऐसे ही, आदमी जब बेचैन होता है ना तो ऐसे ही काम करता है, तो पानी के अंदर ऐसे अपना हाथ फेरते हुए वो जा रही थी। संजोग से उनके अंगुली में पहनी हुई वो अंगूठी जो राजा दुष्यंत ने दी थी वो गिर गई। अब वो अंगूठी गिरी तो एक मछली ने खा लिया उसको। बाद में एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। मछुआरा जब मछली को अपने घर ले गया, उसका पेट और चीरा कि आज खूब बढ़िया नॉनवेज बनेगा, मसाला वसाला पिसा गया। ये हुआ कि मछली आज जाएंगी, आज पानी से जाल में, जाल से पेट में। तो वो मछली को जब काटता है, उसके पेट के अंदर से अंगूठी निकलती है। अब अंगूठी देखकर वो पहचान लेता है कि अरे ये तो राजा की अंगूठी है। तो वो बड़े प्रसन्नता से राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज आपकी अंगूठी हमको मिली है। तो राजा जब देखते हैं तो उनको याद आता है, अरे ये तो मैंने शकुंतला को दी थी। और फिर उनको अपनी गलती का एहसास होता है और जाते हैं, फिर विवाह करके आते हैं। तो उसी समय जब वो विवाह करके शकुंतला को ले जाते हैं, तो उसी समय कण्व ऋषि एक श्लोक कहते हैं। श्लोक क्या है? अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहितुम जातो ममायम विशधा प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवनांतरात्मा। एकदम पंडितों टाइप का। तो कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिग्रहितुम जातो ममायम विशधा प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवनांतरात्मा। अर्थो ही कन्या परकीय एव का अर्थ है कन्या तो पराया धन होती है। तो यह बात उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले ही कह दी थी, ठीक, यानी हमारी परंपरा में। तो पराया धन का मतलब केवल यह होता है कि आप हृदय से किसी के माता पिता के या हम लोगों से दूर नहीं जाते हैं। आप केवल एक परिवार से दूसरे परिवार को जोड़ने के लिए, सेतु का पुल का काम करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए आप लोग जाते हैं।
तो इसीलिए मेरा हमेशा ही बालिकाओं को, महिलाओं को, स्त्रियों को बारंबार प्रणाम होता है कि आप सब वास्तव में इस संसार की, ईश्वर की एक वरदान है और इसमें कोई हंसी वाली बात नहीं है, वास्तव में है आप लोग। मेरा ये बहुत दृढ़ विश्वास है कि आप सब हम लोगों से बहुत अधिक गुणवान होते हैं, बहुत अधिक सामर्थ्यवान होते हैं। अब किसी लड़के बेचारे को इस बात से जलन हो रही हो तो हो, लेकिन जो सही है वो सही है, सच बोलना चाहिए। एक शिक्षक के नाते मेरा धर्म है कि हम सत्य बोले, तो हमने बोल दिया, ठीक है। फिर विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। विशेषण शब्द जैसे मान लो आलसी शब्द है, तो अगर कहा जाए कि किसी के भी कहा जाए, किसी के लिए अंशिका मिश्रा बहुत आलसी हैं, ठीक है, तो अगर ये थोड़े देर के लिए केवल उदाहरण समझने के लिए, तो आलसी होना यह क्या है, इनकी एक विशेषता है। अब विशेषता में चाहे गुण मानिए चाहे दोष मानिए, ठीक है, कई बार इसका लाभ भी हो जाता है, कई बार इसकी हानि भी हो जाती है। गुण इस मामले में है कि आलस्य दिखाएंगी, आलसी बन के रहेंगी तो घर का बहुत सा काम नहीं करना पड़ेगा। घर वाले पहले ही मान लेते हैं ये तो आलसी है, इसको छोड़ो, इससे कोई काम ही मत करो, 3 घंटा में तो पानी एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके पहुंचेगी। और इसका नुकसान यह है कि भाई आपकी अच्छी छवि नहीं बन पाती है। खैर, तो आलसी होना किसी की एक विशेषता है, गुण हो चाहे दोष हो, ठीक, तो वह एक विशेषण शब्द हो गया। लेकिन जब उसी आलसी शब्द से आप आलस्य शब्द बनाते हैं तो वह आलस्य क्या होता है, एक अवस्था होती है। एक अवस्था होती है जब आपको कोई कार्य करने की इच्छा नहीं होती है, कोई कार्य करने का मन नहीं होता, एक समय होता है, एक दशा होती है ना वो, तो यह भी भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी तरह से क्रिया शब्दों से, क्रिया शब्द जैसे मान लो अस्ति, अस्ति माने क्या होता है, संस्कृत पढ़ते हैं आप लोग, अस्ति माने है, अस्ति स्तः संति शब्द रूप चलता है ना, तो अस्ति माने है। तो अस्ति शब्द में अगर त्व प्रत्यय आप जोड़ देते हैं तो अस्तित्व बन जाता है। अस्तित्व का मतलब भी क्या होता है, दशा ही होता है। अस्तित्व का मतलब होता है स्थिति यानी अवस्था, ठीक है। चढ़ना, चढ़ना क्या है, एक क्रिया है, एक कार्य है, लेकिन उसमें जब आप आई प्रत्यय जोड़ते हैं चढ़ में तो चढ़ाई हो जाता है। चढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वह क्या है, एक कार्य करने की गति है, एक कार्य करने की एक दिशा है या अवस्था है, ठीक ना। तो ये क्रिया शब्दों से भी, और इसी तरह से अव्यय शब्दों से। अव्यय माने क्या होता है, अव्यय यानी लिंग, काल, वचन के आधार पर जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहते हैं। तो जैसे मान लो वाह शब्द है, वाह शब्द जब हम लोग प्रशंसा में कहते हैं, चाहे लड़की के लिए चाहे लड़के के लिए, चाहे एक वचन के लिए चाहे बहुवचन के लिए, चाहे भूतकाल में चाहे भविष्य काल में, किसी भी समय में किसी भी दशा में आपको किसी की प्रशंसा करनी है तो आप वाह शब्द ही कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आदर्श हैं तो इनको हम लोग कहेंगे वाह आदर्श। अब यशी हैं तो इनको वाही यशी नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि वाह हमें ई प्रत्यय जोड़कर कहेंगे, अच्छा ये चूंकि लड़की है तो इसके लिए वाही बोलेंगे और लड़का है तो वाह बोलेंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक ना। तो वाह जो है अव्यय शब्द है, और उसमें जब आप फिर वाही प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वाह वाही शब्द हो जाता है। और वाह वाही क्या होता है, गुण होता है, किसी की प्रशंसा होती है जो कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो यह भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद सही शब्द बना देना है। भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण में प्रत्यय जोड़कर, ठीक। अब प्रत्यय, कई प्रत्यय हैं उनको जोड़कर हम लोग उसको बना सकते हैं। और इसी तरह से विशेषण शब्द भी है। विशेषण हम लोगों ने पढ़ा ही है, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। ये कक्षा 8 में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। तो विशेषण कैसे बनाए जाते हैं, 2 तरह के विशेषण होते हैं, पहले उसको जान लीजिए। एक तो मूल विशेषण होते हैं। मूल विशेषण मतलब जो प्रारंभ से ही
शुरू से ही विशेषता बताने का काम करते हैं। जैसे ये लंबा शब्द है तो ये मूल विशेषण है, ठीक है। यह किसी के गुण को, किसी के दोष को, किसी के विशेषता को बताने का कार्य करता है। जैसे वह बहुत लंबा है तो लंबा शब्द उसकी विशेषता को बता रहा है, ठीक है। तो वह शब्द है वह क्या हो जाएगा, लंबा शब्द जो है वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा विशेषण। एक मिनट बस, ठीक है। तो वह हो जाएगा विशेषण शब्द। और उसके बाद एक और विशेषण होता है जिसको हम लोग व्युत्पन्न विशेषण कहते हैं, यानी जो दूसरे शब्दों से बनाए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। जैसे जो संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से आदि शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे मान लो एक शब्द आपको यहाँ बताते हैं, ये नमक शब्द है। नमक शब्द क्या है, संज्ञा है। क्यों संज्ञा है, क्योंकि नमक एक वस्तु होती है, एक वस्तु है ना जो खाने के प्रयोग में आती है, यानी खाद्य पदार्थ। तो नमक एक संज्ञा है। अब इस संज्ञा शब्द में जब आप इन प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये शब्द बन जाता है नमकीन, ठीक है। तो हम जब कहते हैं कि अरे क्या कहेंगे, इसका स्वाद बहुत नमकीन है, ठीक है। सोमवार मंगलवार लोग 2 दिन लगातार व्रत रहने की वजह से नमकीन जैसा कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है हालांकि, लेकिन तुम लोग घर पे आराम से भोजन ले रहे हो तो तुम लोग मीठा नमकीन सबका अनुभव कर रहे हो, तो कहते हैं ना हम लोग कि इसका स्वाद बड़ा नमकीन है, ठीक है। तो नमकीन होना किसी भी खाद्य पदार्थ की क्या है, एक विशेषता हो जाती है, यानी वह विशेषण हो जाता है, ठीक। तो 2 तरह से विशेषण होते हैं, एक मूल विशेषण होते हैं जैसे लंबा, छोटा, बड़ा, ऊंचा या कुछ भी इस तरह का, चतुर, चालाक, ये सब हम लोग कहते हैं। दूसरा होता है व्युत्पन्न विशेषण, जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं। जैसे नमक से नमकीन हो गया, चलना शब्द से चालू शब्द हो गया, या फिर वह सर्वनाम से वैसा विशेषण हो गया, या ऊपर अव्यय शब्द है और इससे हम लोग ऊपरी शब्द बना देते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के विशेषण होते हैं, और इन 2 प्रकार के विशेषणों में जो व्युत्पन्न विशेषण है, यह जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय में जोड़कर बनाए जाते हैं, यह 3 तरह से बनाए जाते हैं, उपसर्ग जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़कर। यानी जब आप किसी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय में उपसर्ग जोड़ते हैं और वह शब्द किसी की विशेषता बताने लगता है, संज्ञा सर्वनाम की, तो वह उपसर्ग से बना हुआ व्युत्पन्न विशेषण होता है। जैसे मान लीजिए कि यह जो शब्द है बल, बल शब्द है। बल शब्द में जब आप दुर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो यह शब्द बन जाता है दुर्बल, ठीक है। जब बल शब्द में आप दुर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बन जाता है दुर्बल। और दुर्बल होना क्या होता है, किसी का गुण होता है, किसी का दोष होता है, यानी किसी की विशेषता होती है, ठीक है। इसी तरह से प्रत्यय जोड़कर भी होता है। जैसे अभी हमने बताया नमक में आपने ईन प्रत्यय जोड़ दिया तो नमकीन शब्द बन गया। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो न्याय शब्द है, न्याय शब्द में आप यहां बड़ी की मात्रा जोड़ देते हैं, यानी बड़ी की प्रत्यय जोड़ देते हैं तो न्याय बन गया, और इसके पहले अगर आप उपसर्ग जोड़ देते हैं तो अन्यायी बन गया, ठीक है। तो ये उपसर्ग हो गया और ये बड़ी की प्रत्यय हो गया, न्याय मूल शब्द हो गया। तो दोनों तरह से भी बनता है, ठीक है, उपसर्ग जोड़कर भी और प्रत्यय जोड़कर भी। बहुत से उदाहरण दिए गए हैं और इससे परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपसे पूछा भी जाएगा, तो ध्यान पूर्वक इसको पढ़िएगा
और बाकी समय है, अभी हम लोग अब थोड़ा सा वाक्य पर चलते हैं। पृष्ठ संख्या 294, पेज नंबर 294। पेज नंबर 294 में हालांकि वाक्य परिवर्तन के अंतर्गत ही दिया गया है, तो वाक्य के भेद आप पढ़ लीजिएगा। जो वाक्य के इसमें भेद दिए गए हैं 8 भेद, अर्थ के आधार पर और उसके बाद रचना के आधार पर 3 भेद दिए गए हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और अर्थ के आधार पर पेज नंबर 293 पर अर्थ के आधार पर जो पहला भेद दिया गया है विधानवाचक वाक्य, इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, उसको सही कर लीजिए। जिन वाक्यों में कार्य न करने या न होने का कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। लिखा है ना, तो न को आप काट दीजिएगा, न हटा दीजिएगा, यानी इसकी परिभाषा हो जाएगी जिन वाक्यों में कार्य करने या होने का कथन हो उसे विधानवाचक कहते हैं। और निषेधवाचक में यह परिभाषा हो जाती है जिसमें न करने या न होने का बोध होता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको एक विधानवाचक वाक्य दे दिया गया और कहा जाएगा कि आप इसको निषेधवाचक वाक्य में बदलिए। जैसे अहमद रजा पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुवचन का प्रयोग कहाँ होता है? किसी विशेष व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग कब करते हैं हम? जब हम उसे सम्मान देते हैं, जब वो महान होता है, जब वो महापुरुष होता है। अहमद रजा जी आपको महात्मा गांधी की तरह ही हम महान और महापुरुष समझ रहे हैं, इसीलिए पढ़ रहे हैं, यानी सम्मानित करते हुए आपसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक वाक्य है कि अहमद रजा पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये विधानवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें इनके पढ़ने के कार्य के बारे में बताया जा रहा है। अब इसको निषेधवाचक वाक्य में बदलना हो, निषेधवाचक में काम के न करने का बोध होता है, तो हम लोग वाक्य कैसे बना देंगे? अहमद रजा खान नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से बाकी अपना है प्रश्नवाचक, आप जानते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देना है वाक्य के अंत में और प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग कर देना है, कब, क्या, कैसे, कहां, क्यों, ये सब बाकी का। वाक्य संश्लेषण है। वाक्य संश्लेषण में क्या होता है कि कई वाक्यांश या वाक्य दिए जाते हैं और उनको मिलाकर आपको एक वाक्य में बदलना होता है। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदी की कक्षा चल रही है, अमरकीर्ति पांडे हिंदी पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। ये 3 अलग अलग वाक्य है। ठीक है, तो तुम लोग एक नंबर के चूंकि आलसी होते हो, ज्यादा लिखना नहीं चाहते हो, ज्यादा बताना नहीं चाहते हो, तो प्रयास यही करते हो कि कम से कम शब्दों में हम अपनी बात खत्म करें। और बाकी जब शिक्षक कहेंगे अरे कंप्लीट नहीं है, तुरंत एक उत्तर भी होता है, सर सेंस समझ में आ गया ना सर, बस सेंस आप समझ गए ना। जैसे मान लो क्लास में हाथ उठाए, टीचर पूछे क्या हो गया? सर वाटर। अब वाटर लेके नहाओगे या बैग भिगोगे, किताब भिगो दोगे या सर पे गिरा लोगे या पियोगे, पता नहीं चल रहा। ठीक है, शिक्षक पूछेंगे कि क्या वाटर, तड़ाक से आंसर दे दो, सर पानी है तो पिएंगे ही ना। अब मेरे जैसा रहेगा तो हम कहेंगे नहीं ना, मेरे यहाँ पानी से नहाया भी जाता है। ठीक है, गलत है। तो प्रयास करिए कि कम से कम आप ऐसे वाक्य बोलिए जिनसे आपका अर्थ स्पष्ट हो जाता हो। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, सोचना ना पड़े। तो मान लीजिए ये 3 वाक्य था, तो हम उसको ऐसे संक्षिप्त में कह सकते हैं कि हिंदी की चल रही कक्षा में अमरकीर्ति पांडे हमें हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक, 3 अलग अलग वाक्यों को हमने एक वाक्य में बदल दिया, तो इससे थोड़ा संक्षिप्त हो गया और कई शब्द जो बार बार प्रयोग होते हैं उनसे हम बच गए। जैसे मान लो कि मोहन मेरा मित्र है, मोहन डॉक्टर है, मोहन बहुत उदार और विनम्र है।
अब 3 वाक्य है, तीनों वाक्य में बार बार मोहन का प्रयोग हुआ है, तो इससे बचने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि मेरा मित्र मोहन, मेरा मित्र डॉक्टर मोहन बहुत उदार और विनम्र है। तो 3 बार संज्ञा प्रयोग करने से बेहतर एक ही बार आपने प्रयोग किया, वाक्य भी छोटा हो गया, समय भी बच गया, जिसके लिए तुम लोग परेशान रहते हो। तो वाक्य संश्लेषण आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसमें हम कई वाक्यों या वाक्यांशों को मिलाकर एक वाक्य में परिवर्तित करते हैं। इसी तरह से वाक्य रूपांतरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें विशेषण के स्थान पर भाववाचक संज्ञा बनाने को कहा जाएगा, या भाववाचक संज्ञा के स्थान पर विशेषण शब्दों का प्रयोग करने के लिए आपसे कहा जाएगा। जैसे मान लो एक वाक्य है कि वह ईर्ष्यालु है, तो ईर्ष्यालु होना क्या है, विशेषण है। अब कहा जाएगा आपसे इसको भाववाचक संज्ञा में बदलिए ईर्ष्यालु की जगह, तो हम लोग क्या लिख देंगे, वह ईर्ष्या करता है, वह जलन करता है। या बहुत सा है ऐसे उदाहरण है, आप इन उदाहरणों को देखिएगा, पढ़िएगा, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा। जैसे एक वाक्य, कई बार वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने को भी दिया जाता है। जैसे मेरी यह कविता किसी की नकल नहीं है, तो अब इसमें नकल नहीं है, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा, ध्यान से सुनो, इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि रेखांकित वाक्यांशों के या शब्दों के स्थान पर आप एक शब्द का प्रयोग करिए। तो किसी की नकल नहीं होना को एक शब्द में क्या कहते हैं, मौलिक, ठीक है, मौलिक कहते हैं। अरे मौलिक कहानी लेखन पढ़े हो ना, उसमें हमने क्या कहा था कि आप अपनी कहानी अपने मन से जो आप बनाते हैं, लिखते हैं, उसी को मौलिक कहानी लेखन कहते हैं। तो मेरी यह कविता किसी की नकल नहीं है, यह, अगर इसके जगह एक शब्द का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे मेरी यह कविता मौलिक है, ठीक है। इसी तरह से अर्थ और रचना के आधार पर है, लिंग परिवर्तन है, वचन परिवर्तन के आधार पर है, श्रुतिशम भिन्नार्थक के आधार पर है, और बाकी दूसरे और तरीकों से भी है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। जैसे हम लोग कई बार गलती से बोल देते हैं एक फूल की माला जरा दे दोगे, या दुकान पे जाते हो कई बार तुम्हें लोग, तो क्या देते हो, अंकल एक नमक का पैकेट देना, ठीक। मान लो सामान खरीदने गए आप और दुकानदार से कहते हो एक नमक का पैकेट देना, तो बेचारा तुरंत टाटा साल्ट फुल्ली आयोडाइज्ड आपको ला कर दे देता है। अब मेरे जैसा दुकानदार है और हमसे कहोगे कि एक नमक का पैकेट दीजिएगा, तो तुरंत हम वापस कर देंगे, कह देंगे भाई मेरे यहाँ इस तरह का कुछ एक नमक का कोई पैकेट नहीं आता है, एक पैकेट आता है उसमें बहुत सा नमक होता है, ठीक है। तो कई बार हम लोग इस तरह के गलत वाक्यों का प्रयोग कर देते हैं, एक फूल की माला दो, एक नमक का पैकेट दो, एक हल्दी का पैकेट दो, एक बिस्किट का पैकेट दो। कौन से बिस्किट में एक बिस्किट आता है, ठीक है। तो ये अशुद्ध वाक्य है, इनको हम शुद्ध करके बोलते हैं फूल की एक माला दो, या नमक का एक पैकेट दो, या बिस्किट का एक पैकेट दो, ठीक, या एक पैकेट बिस्किट दो। इस तरह के हम वाक्य बनाते हैं। कई बार हम लोग कह देते हैं कि अरे उत्कर्षिता तो बहुत विद्वान लड़की है, ठीक है, तो ये गलत वाक्य है, उत्कर्षिता विद्वान हो ही नहीं सकती। विदुषी शब्द का यहाँ प्रयोग किया जाएगा, लड़कियों के लिए विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है और लड़कों के लिए विद्वान शब्द का। इसी तरह से कह दिया जाता है कई बार कि महक खातून बहुत वीर है, ठीक है, कह दिया जाता है महक खातून तो बहुत वीर है, एकदम डरी नहीं। तो इनके लिए वीर शब्द का नहीं, वीरांगना शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मान लो एक वाक्य इसमें कहीं ना कहीं आपकी पुस्तक में दिया होगा, बहुत जरूरी भी है, ध्यान से पढ़िएगा भी। लक्ष्मीबाई वीर थी, लक्ष्मीबाई वीर थी, ये गलत वाक्य है, इसके स्थान पर होगा लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारी तरफ से। बाकी आप सब चाहें कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, कुछ जानना चाहें तो जान सकते हैं। हाँ,
एक छोटी सी कहानी अभी मिली है कहीं आपके ही पुस्तक में। तो उसमें था कि एक सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी, एक बनिए की छोटी सी दुकान थी, ठीक है। उत्कर्षिता, तो इस सड़क के किनारे एक बनिए की छोटी सी दुकान थी। एक दिन अचानक उसके दुकान के सामने एक बहुत बड़ा स्टोर खुल गया, एक बहुत बड़ी मतलब दुकान खुल गई। तो स्टोर वाले ने एक बैनर टांग दिया अपने दुकान के बाहर कि घी 300 रुपया किलो है हमारे यहाँ, ठीक, घी 300 रुपया किलो हमारे यहाँ मिल रहा है। तो बनिए ने देखा तो उसने भी अपना एक बोर्ड लगा दिया, उसने बोर्ड लगाया कि मेरे यहाँ घी 280 रुपया किलो है, ठीक। तो स्टोर वाले ने देखा कि हमसे सस्ता बेच रहा है, तो उसने क्या किया, उसने अगले दिन फिर दूसरा बैनर लगाया और लिख दिया कि हमारे यहाँ घी 260 रुपया किलो है, ले जाओ। बनिए ने देखा तो उसने कहा कि अच्छा हम ही से हीरो बन रहा है, तो वो लाया एक और बैनर और वहां टांग दिया फिर से कि मेरे यहाँ घी 240 रुपए किलो, ठीक। तो रोज रोज ऐसे ही दोनों अपना दाम घटाते जा रहे थे और ग्राहक को देते जा रहे थे। एक आदमी जैसे आदर्श उसी रास्ते से टहल रहे थे, तो आदर्श जब देखे कि रोज रोज इन लोगों में ये मारामारी हो रही है, 200 300 रुपया, 280, 260, 240, 250, 230 ऐसे हो रहा है, तो ये आदर्श बेचारे गए उस दुकान छोटे वाले दुकानदार के पास और बड़ा मासूमियत से बोले कि देखो वो जो सामने वाला दुकान है ना, बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत बड़ी दुकान है, वो तो अपना घाटा भी उठा लेगा, उसके पास इतनी पूंजी है, और तुम बहुत छोटे से दुकानदार हो, उसका मुकाबला ज्यादा दिन कर नहीं सकते हो, तो इसलिए उससे बराबरी मत करो, तुम अपने दाम पर अपना घी बेचो। तो वो बेचारा छोटा जो दुकानदार था वो आदर्श की तरफ एकदम ध्यान से सर से पांव तक नीचे ऊपर देखा और कहा कि भाई साहब हम घी रखते ही नहीं, हम तो फर्जी है, इसे खाली बोर्ड और बैनर टांग देते हैं 280 रुपया किलो। अब सामने वाला जब देखता है तो 240 कर देता, 60 कर देता है, तो इनके पास जो आता होगा तो ये आंसर दे देते होंगे हमारे पास घी नहीं है, ठीक। तो वो जाते होंगे सीधे स्टोर वाले के पास, तो स्टोर वाला 260 रुपए में दे रहा है, ठीक। ये अगले दिन फिर 240 रुपए का बोर्ड लगा दिया छोटा दुकानदार, लोग इसके पास आए कि भाई दे दो 1 किलो, तुम ही दे दो, तो मना कर दिया, भाई साहब हमारे पास घी नहीं है, खत्म हो गया, झूठ बोल दिया। अब सामने वाले स्टोर वाले देखे कि 240 बेच रहा है, तो वो कह दिए कि अच्छा ठीक है हम 220 रुपए में बेचेंगे, तो इस तरह करते करते उनका खूब घाटा करा दिया। तो विंस्टन जी कोई प्रश्न है आपका? English, no, Hindi pattern question paper, how it will come? हिंदी question paper pattern. हिंदी क्वेश्चन पेपर पैटर्न, एक बार फिर वही बात दोहरा दें, सारी लंका जल गई सीता को पता ही नहीं। शुरुआत में हमने पैटर्न ही बताया था महानुभाव, हमने ये कहा था कि जो आपका पेपर है, अगली क्लास में भी बता देंगे खैर, लेकिन चलिए थोड़े शब्दों में बता देते हैं कि आपका जो पेपर होता है कक्षा 9 का, वो एक पेपर होगा केवल, कक्षा 8 की तरह हिंदी 1 2 नहीं होगा, केवल एक पेपर होगा हिंदी का, और उसमें 2 खंड होते हैं, यानी खंड क होता है, खंड ख होता है। खंड क व्याकरण से संबंधित होता है, खंड ख साहित्य से संबंधित होता है। खंड क में 4 प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न प्रस्ताव लेखन यानी निबंध लेखन होता है 15 नंबर का। दूसरा प्रश्न होता है आपका पत्र लेखन से संबंधित जो 7 नंबर का होता है। तीसरा प्रश्न होता है अपठित गद्यांश, जिसमें 5 प्रश्न खंड दिए जाते हैं, 10 नंबर के लिए होता है, ठीक है। चौथा प्रश्न होता है व्यवहारिक व्याकरण, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, इसमें भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण शब्द बनाना, वाक्य रूपांतरण, विश्लेषण, वाक्य परिवर्तन, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सब पूछा जाता है, वाक्य शुद्धिकरण, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न 8 अंक के लिए होता है। खंड ख जो होता है वह साहित्य से संबंधित होता है, जिसमें आपको 2 पुस्तक आप पढ़ते हैं, साहित्य सागर आप पढ़ते हैं, जिसमें संक्षिप्त कहानी है और पद्य भाग है, दोनों है ना।
तो इन दोनों पुस्तकों से आपको 3-3 प्रश्न दिए जाएंगे और तीनों ही प्रश्न 3-3 प्रश्न मतलब कुल हो गए 6 प्रश्न। ठीक है, 6 में से कुल 4 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने होते हैं। ठीक, अब आप चाहें तो साहित्य सागर में पद्य भाग में 3 प्रश्न दिया गया है और 3 प्रश्न कहानी में दिया गया है, तो आप चाहें तो करने पड़ेगा। तो आप चाहें तो पद्य भाग से तीनों प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए और एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए आप संक्षिप्त कहानी से, या चाहें तो 3 प्रश्नों के उत्तर आप संक्षिप्त कहानी से दे दीजिए और एक उत्तर दे दीजिए आप पद्य भाग से, या चाहें तो आप 2 प्रश्न का उत्तर कहानी से और 2 प्रश्न का उत्तर कविता यानी पद्य भाग से दे दीजिए। ठीक है, मतलब आपको कुल 4 प्रश्नों के उत्तर इसमें भी देने हैं, यानी टोटल पेपर में हो जाएगा 8 प्रश्न, 8 प्रश्नों के उत्तर देना है। व्याकरण खंड में जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न होता है वो अनिवार्य होता है, उसको करना ही करना है। खंड ख में जो 6 प्रश्न होते हैं उसमें कोई 4 आपको करने होते हैं, उसमें अनिवार्य नहीं होता। टोटल पेपर आपका 80 नंबर के लिए होता है। 20 अंक जो होता है वह आपका प्रैक्टिकल और बायो बाकी सब चीजों के लिए होता है। ठीक है, तो उसकी चिंता अभी आप छोड़ दीजिए, वो आपके प्रोजेक्ट पर और बाकी चीजों पर अंक प्रदान किया जाता है, वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल आपको 80 अंक का प्रश्न पत्र मिलेगा और उसमें आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। पार्थ, सर जो पहले पैदा न हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं कि जो पहले पैदा हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं? जो बड़ा होता है उसको अग्रज कहते हैं, यानी जो पहले पैदा हुआ वो अग्रज है, जो बाद में पैदा हुआ वो अनुज है। मैम सर बुक में उल्टा लिखा है। पेज नंबर 273। पेज नंबर 272 देखते हैं। अ, 273 6th one। 273 यस सर। जो पहले पैदा न हुआ हो, ध्यान से पढ़ो। अच्छा हाँ, जो पहले पैदा न हुआ हो उसको अग्रज। अग्रज माने बड़ा भाई होता है। ठीक है, अनुज माने छोटा भाई होता है। तो हमारे तरफ, हमारे गांव के साइड में तो पहले बड़ा भाई ही पैदा होता है। हो सकता है जहाँ ये पुस्तक प्रकाशित हुई हो वहां छोटा भाई पहले पैदा हो, ये मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, जो पहले पैदा न हुआ हो उसको अनुज कहते हैं। ठीक है, 9 को काट दो, जो पहले पैदा हुआ हो ये बना दो, 9 काट दो। ठीक है, हाँ राजनंदिनी प्रश्न। सर पेपर लिखने के लिए टोटल कितना टाइम होता है? पेपर के लिए सर टाइम 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, और उस समय में आपको उत्तर देना है। ठीक, मयंक। सर ये जो है जो पहले पैदा ना हुआ हो सर, तो इसका ये भी तो मतलब हो सकता है उसके पहले कोई पैदा ना हो। 3 घंटा होता है, देखना पड़ेगा। इसमें हम लोग 2.5 घंटा देते हैं कि 3 घंटा, बता देंगे अगले क्लास में। हाँ क्या पूछ रहे हैं? सर कह रहे हैं इसमें दिया है जो पहले पैदा ना हुआ हो, हाँ। तो इसका अर्थ तो ये भी हो सकता है ना उसके पहले कोई पैदा ना हुआ। नहीं, जो पहले पैदा ना हुआ उसका क्या अर्थ हो सकता है? उसके पहले कोई पैदा ना हो। जो पहले पैदा न हुआ हो इसका मतलब कि उसके पहले बहुत से पैदा हो गए, ये हुआ ना, उल्टा अर्थ ले रहे हो आप। थोड़ा कम कष्ट सहिए आप लोग, और न को पेंसिल से, जैसे हमारे गांव साइड में काटना होता है तो पेंसिल से ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, कट जाता है। आप अपनी प्रयास करिए, पेन या पेंसिल से उसको एक बार क्रॉस करिएगा, मेरे ख्याल से वो कट जाएगा। ठीक, और उसके बाद बिना न के उसको पढ़िएगा, जो पहले पैदा हुआ हो तो अग्रज। सर विलोम शब्द में आग्रह दिया है,
सर तो उसका हम लोग अनाग्रह लिख सकते हैं। बुक में दिया है दुराग्रह, तो अनाग्रह हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यही तो आपको अब सीखना है। कक्षा 6-7 के आप विद्यार्थी नहीं है। सटीक लड़का का लड़की लिखिए, लड़का का बालिका मत लिखिए। बालक का बालिका होता है। अब ये चीज सीखिए आप। आग्रह का दुराग्रह ही होता है। आग्रह करना माने निवेदन करना होता है। दुराग्रह करना का मतलब निवेदन न करना। अनाग्रह करना माने मना करना। वो दूसरा सेंस हो जाएगा और शब्द भी ठीक नहीं है। ठीक है विंस्टन, आपका प्रश्न हो ही चुका है। पुनः पूछना है, समय समाप्त होता है तो बहुत तेज प्रश्न पूछते हो तुम। आएगा हिंदी में? क्या चीज? वर्कबुक में जो लिखे हैं वो आएगा? बिल्कुल आएगा, वहीं से आएगा। बुक के बीच में से आएगा कि नहीं? किस बुक के? हिंदी साहित्य। उसमें बीच से क्या आएगा? जो भी आपके वर्कबुक में है वही आएगा। अब जैसे मान लो किसी के पास नया वर्कबुक है, किसी के पास पुराना वर्कबुक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप जितना भी उत्तर दिया गया उसको ध्यान से पढ़ लीजिए और उसके बाद अंत में परीक्षा देने आइए तो उससे ठीक पहले जो भी आपको पाठ पढ़ाया गया, 2 ही पाठ पढ़े तो दोनों पाठ कहानी में ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि अगर कहीं बीच से भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं, ये उम्मीद की जाती है आपसे कि आप कर सकते हैं अपने आप से भी। ठीक है, तो समय समाप्त है और विदा लेने का समय भी, तो आपसे विदा लेते हैं इस आशा उम्मीद और विश्वास के साथ कि पढ़ते लिखते रहोगे, अपने अब तक के प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन इस पहली परीक्षा में करोगे और कोशिश करो खूब बढ़िया लिखो, अच्छा अंक प्राप्त करिए आप लोग। बस और क्या, ज्यादा नहीं कुछ कहना है, बाकी तुम लोग होशियार हो। धन्यवाद, आभार।